हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 25, जिसमें आपको 103 जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। और यह हम लोग सीरीज चला रहे थे झारखंड एसएससी सीजीएल को देखते हुए, जिसका एग्ज़ाम डेट जो है वो थोड़ा बढ़ा दिया गया है। एग्ज़ाम डेट जो है वो पहले था 14 और 15 अक्टूबर को, लेकिन इसको अब दिसंबर में कर दिया गया है, 16 और 17 दिसंबर को। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, डेट बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो तैयारी को और भी बूस्ट कर लीजिए। और यह जो हम लोग चला रहे थे उड़ान पब्लिकेशन का जो न्यू अपडेट बुक आया था अगस्त 2023 तक, उससे हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। बाकी जो चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। आते हैं लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 25 है आपका छोटा नागपुर कसरतकारी अधिनियम 1908। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर कसरतकारी अधिनियम को कब लागू किया गया था। तो लागू किया गया था 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर कसरतकारी अधिनियम का खाका किसने तैयार किया था। तो खाका तैयार किया गया था आपका जॉन एस हॉफमैन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर कसरतकारी अधिनियम निम्न में से किस अधिनियम से प्रभावित है। तो यह प्रभावित है आपका बंगाल कसरतकारी अधिनियम से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बंगाल कसरतकारी अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर कसरतकारी अधिनियम निम्न में से किस प्रमंडल में लागू होता है। ठीक है, तो छोटा नागपुर कसरतकारी अधिनियम निम्न में से किस प्रमंडल में लागू है। तो यह लागू है आपका कौन सा में, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में और पलामू प्रमंडल में, तीनों में लागू है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर कसरतकारी अधिनियम कुल कितने अध्यायों में विभाजित है। तो कुल जो है 19 अध्यायों में विभाजित है। कितने अध्याय में, तो 19 अध्यायों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर कसरतकारी अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं। तो कुल धाराओं की संख्या है 271 है। कितने हैं, 271। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर कसरतकारी अधिनियम में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो प्रथम संशोधन किया गया था 1920 में किया गया था। कब, 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक छोटा नागपुर कसरतकारी अधिनियम का उद्देश्य नहीं था। तो ये उद्देश्य नहीं था कौन सा, वो था आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनजातियों को भूमि से बेदखल करना। ये जो था वो क्या था, तो ये जो था वो कसरतकारी अधिनियम का उद्देश्य नहीं था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि सीएनटी एक्ट के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार की गई हो उसे क्या कहलाता था। तो वह जो है वो कहलाता था आपका कोरकर कहलाता था। क्या कहलाता था, कोरकर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वैसी भूधृत जिसे परिवार के पुरुष वारिस न होने पर रैयत के निधन के बाद पुनः भूस्वामी को वापस कर दिया जाता था, उसे क्या कहते थे। तो उसे जो है वो कहा जाता था पूर्णाग्राह भूधृति कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी सरकार द्वारा कब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर कसरतकारी अधिनियम के तहत कृषि वर्ष का तात्पर्य क्या है। तो कृषि वर्ष का जो तात्पर्य हो है आपका वह वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु प्रचलित हो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर कसरतकारी अधिनियम के तहत जोत का तात्पर्य क्या है। तो जोत का जो तात्पर्य है वो है आपका रैयत द्वारा धारित भूमि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि छोटा नागपुर कसरतकारी अधिनियम के तहत भूस्वामी का तात्पर्य क्या है। तो भूस्वामी का जो तात्पर्य है वो है आपका कि वह व्यक्ति जिसने किसी कसरतकार को अपनी जमीन दी हो उसे कहते हैं क्या, तो उसे कहते हैं हम लोग भूस्वामी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूस्वामी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर कसरतकारी अधिनियम के तहत कसरतकार का तात्पर्य क्या है। तो कसरतकार का जो तात्पर्य है वो है आपका क्या है, तो कसरतकार का जो तात्पर्य है वो हो जाएगा वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता है तथा उसके जो है तथा उसका लगान चुकाता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं
कसतकार कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, छोटा नागपुर कसतकारी अधिनियम के तहत लगान का तात्पर्य क्या है? तो लगान का जो तात्पर्य है वो है आपका कि रैयत द्वारा भूमि के उपभोग के बदले में अब भूस्वामी को दिया गया प्रतिफल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर कसतकारी अधिनियम के तहत पूर्णग्राह भूधृत का तात्पर्य क्या है? तो पूर्णग्राह भूधृति का जो तात्पर्य है वो है आपका परिवार का नगर, ठीक है सॉरी, परिवार का नरवासी नहीं होने पर रैयत के निधन के बाद भूस्वामी को वापस होने वाली भूमि को कहते हैं। ठीक है, पूर्णग्राह भूधृति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 18 नंबर क्वेश्चन के छोटा नागपुर कसतकारी अधिनियम के तहत निम्न में से किसे कसतकार के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो कसतकार के अंतर्गत शामिल किया गया था किसको किसको? तो वह जो है अब शामिल किया गया था भूधारक को, रैयत को, मुंडारी खुटकदारी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर कसतकारी अधिनियम के तहत भूधारक का तात्पर्य क्या है? तो भूधारक का जो तात्पर्य है वो है आपका वह व्यक्ति जिसने किसी दूसरे व्यक्ति को जमीन धारण की हो तथा उसका जो है उसका लगान चुकाता हो, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं भूधारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक रैयत का प्रकार नहीं है? ठीक है, तो रैयत का प्रकार कौन सा नहीं है? तो हो जाएगा आपका तीनों रैयत का एक प्रकार है। ठीक है, क्या है? तीनों रैयत का प्रकार है। कौन कौन सा? तो देख लेते हैं। पहला है कि अधिभागी रैयत, ठीक है, अनिधि भोगी रैयत और खुटकदी अधिकार प्राप्त रैयत, ये तीनों जो है क्या है? तो ये रैयत का एक प्रकार है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा प्रकार नहीं है, तो सभी जो है वो प्रकार है रैयत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को जमीन खेती कार्य हेतु धारण करता है तथा उसका लगान चुकाता है तो उसे CNT एक्ट के तहत क्या कहा जाता है? तो CNT एक्ट के तहत उसे कहा जाता है भूधारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वह मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया हो उसे CNT एक्ट के तहत क्या कहा जाता है? तो उनसे CNT एक्ट के तहत कहा जाता है आपका मुंडारी खुटकदारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर कसतकारी अधिनियम के तहत डिक्री का क्या तात्पर्य है? तो डिक्री का जो तात्पर्य है वो है आपका सिविल न्याय का आदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सिविल न्याय का आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया हुआ है आपका कि छोटा नागपुर भूधिकृत अधिनियम 1869 के तहत तैयार रजिस्टर में शामिल भूमि को कितने वर्षों तक धारण करने पर भूयिहर को अस्थायी बंदोबस्त समझा जाएगा? तो वह आपका 12 वर्षों तक धारण करने पर अस्थायी बंदोबस्त समझा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर कसतकारी अधिनियम की किस धारा के तहत भूधारक या ग्राम मुखिया के लगभग, ठीक है, लगान वृद्धि का प्रावधान किया गया था? ठीक है, छोटा नागपुर कसतकारी अधिनियम की किस धारा के तहत भूधारक या ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि का प्रावधान किया गया था? तो किया गया था धारा जो है 9 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर कसतकारी अधिनियम की किस धारा में बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया था? तो बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया था धारा 17। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि CNT एक्ट की किस धारा में रैयत की लगान बढ़ाने की रीतियों का उल्लेख किया गया था? तो रीतियों का उल्लेख किया गया था धारा 27 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर कसतकारी अधिनियम की किस धारा में रैयत की जोत में बेदखली के संबंध में प्रावधान किया गया था? ठीक है, छोटा नागपुर कसतकारी अधिनियम की किस धारा में रैयत की जोत से बेदखली के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो यह प्रावधान किया गया धारा 22। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि CNT एक्ट की किस धारा में रैयत के जोत के लगान में कमी के संबंध में प्रावधान किया गया था? तो कमी के संबंध में प्रावधान किया गया धारा 33 के क्रम में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर कसतकारी अधिनियम 1908 की धारा 37 के तहत किस खुटकदारी अधिकार पर, ठीक है, किस जो है वो खुटकी अधिकार प्राप्त रैयत वर्षों में अधिक की कसतकारी सृजित की गई है? तो भूमि जो है भूमि लगान ही नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है, भूमि जो है भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, क्वेश्चन ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया था कि छोटा नागपुर कसतकारी अधिनियम 1908 की धारा 37 के तहत किसी खुटकी अधिकार प्राप्त रैयत वर्षों से अधिक की कसतकारी सृजित की गई हो तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है,
कितने वर्षों तक? तो नहीं बढ़ाया जाएगा आपका 20 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर कसरतकारी अधिनियम 1908 की धारा 41 के तहत निम्नलिखित में से किस आधार पर किसी ठीक है अनिधभोगी रैयत को बेदखल किया जा सकता है? ठीक है, छोटा नागपुर कसरतकारी अधिनियम 1908 की धारा 41 के तहत निम्नलिखित में से किस आधार पर किसी अनिधभोगी रैयत को बेदखल किया जा सकता है? तो बेदखल जो है वो किया जा सकता है किस पे? देखते हैं हम लोग। पहला दिया गया है कि यदि वह तीसरे कृषि वर्ष के प्रारंभ के बाद 90 दिनों के अंदर पिछले 2 कृषि वर्षों का लगान देने में असमर्थ हो रहा हो, तो ये सही है। दूसरा जो दिया गया ऑप्शन वो है आपका कि यदि रैयत में अपने भूस्वामी के बीच हुए संविदा के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया हो, तो ये भी सही है। तीसरा जो दिया गया ऑप्शन वो है आपका कि यदि रैयत में उचित लगान का भुगतान करने से इनकार कर दिया हो, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी आधारों पर। ठीक है, सभी आधारों पर। तो जितना भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपको झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज रहा है आपको झारखंड स्पेशल, जो हम लोग उड़ान पब्लिकेशन का न्यू अपडेट बुक है आया था, उससे हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। बाकी जो वीडियो नहीं देखे चैप्टर का उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ आपको प्राप्त करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर कसरतकारी अधिनियम के तहत निम्न में से किसके आदेश पर अनिधभोगी रैयत की जोत से बेदखल किया जा सकता है? तो बेदखल किया जा सकता है किसके आदेश पर? तो वह आपका उपायुक्त के आदेश पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर कसरतकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत किसी रैयत द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग का अंतराल किया जा सकता है? तो किया जा सकता है कितने वर्ष तक? तो 5 वर्ष के अंतराल पे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर कसरतकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत कितने वर्षों से कम किसी अवधि के लिए अपनी जोत या इसके किसी भाग को भूबंधक, ठीक है, भूत बंधक जो है वो कर सकता है? तो कर सकता है 7 वर्षों तक। ठीक है, 7 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर कसरतकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत किसी बंधकार, ठीक है, बंधकदार की 15 वर्षों से कम किसी अवधि के लिए अपनी जोत ठीक है भूगत बंधक कर सकता है? ठीक है, तो कैसे कर सकता है? ऑप्शन हो जाएगा आपका बिहार और उड़ीसा, ठीक है, सहकारी समिति अधिनियम 1935 के अधीन पंजीकृत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर कसरतकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के 3 के क के तहत यदि किसी जोत के मामले में एक पक्षकार अनुसूचित जनजाति हो और दूसरा पक्षकार अनुसूचित जनजाति नहीं हो, तो ऐसे वाद में जो है वो क्या करते हैं? तो ऐसे वाद में निम्न में से कौन सा अवकाश रूप में पक्षकार होगा? तो ऐसे में जो है वो उपायुक्त होगा पक्षकार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर कसरतकारी अधिनियम 1908 की धारा कितने के तहत किसी न्यायालय के द्वारा किसी रैयत को जोत के विक्रय हेतु कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है? तो धारा 47 के तहत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर कसरतकारी अधिनियम 1908 की धारा 53 के तहत निम्न में से किस रीति से लगान का भुगतान किया जाएगा? तो लगान का भुगतान किया जाएगा आपका माल कचहरी या डाक मुद्रा कोष द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर कसरतकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के तहत बकाया लगान पर अधिकतम कितने वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्रभारित किया जा सकता है? तो प्रभावित किया जा सकता है कितने परसेंट तक? तो है 6.25%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर कसरतकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत किसी भूस्वामी द्वारा कसरतकार से लगान के अतिरिक्त अवैध रकम वसूलने पर दंड का प्रावधान किया गया था? तो जो है आपका कौन सा धारा के तहत? तो धारा 63 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि छोटा नागपुर कसरतकारी अधिनियम 1908 की धारा कितने के तहत राज्य सरकार की किसी बंजर भूमि को बंदोबस्त किया जा सकता है? तो बंजर भूमि को बंदोबस्त किया जा सकता है वो है आपका धारा 63 के क। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर कसरतकारी अधिनियम 1908 के तहत कोडकर, ठीक है, कोडकर का क्या तात्पर्य है? तो कोडकर का जो तात्पर्य है वो है आपका कि किसी रैयत द्वारा बंजर या परतीय भूमि को
कोड कर तैयार की गई भूमि को क्या कहते हैं, कोड कर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया हुआ है आपका कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त के आदेश के भूमि को कोडकर की में परिवर्तन किया जा सकता है। तो परिवर्तन किया जा सकता है धारा जो है वो 64 के तहत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 67 के क के तहत कोडकर में परिवर्तित किसी भूमि पर कितने वर्षों तक लगान देय नहीं होगा। ठीक है, तो 5 वर्षों तक लगान देय नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो, सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 4 वर्षों तक। ठीक है, 4 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा कितने के तहत राज्य सरकार भूस्वामी काश्तकारों या अन्य व्यक्तियों के बीच जल के उपायों का बहाव से संबंधित विवादों का समाधान करने तथा उसका सर्वेक्षण करने का आदेश राजस्व अधिकारी को दे सकता है। कौन सी धारा के तहत, तो धारा जो है 82 के तहत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, धारा 82। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा में भूस्वामी की विशेषाधिकारयुक्त भूमि की परिभाषा दी गई है। तो वो परिभाषा दिया गया है धारा जो है 118 के तहत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, धारा 118। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 118 के तहत भूस्वामी की विशेषाधिकारयुक्त भूमि में निम्न से कौन सा शामिल है। तो कौन सा जो शामिल है, पहला देखते हैं, फर्स्ट जो दिया गया ऑप्शन कि जिसे भूस्वामी अपने उपकरणों से या अपने सेवकों द्वारा जोतता है, ये सही है पहला। दूसरा जो ऑप्शन दिया गया वो है आपका कि जो किसी अधिभारी, ठीक है, अभिधारी द्वारा 1 वर्ष से अधिक अवधि के पट्टे पर अथवा 1 वर्ष या उससे कम अवधि के लिखित या मौखिक पट्टे पर धारित हो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सी ऑप्शन दिया गया हुआ है आपका कि वैसी भूमि जो रांची या धनबाद जिले को छोड़कर तथा शिवभूमि जिले के पटमदा, इचागढ़ तथा चांडिल थानों को छोड़कर छोटा नागपुर प्रमंडल में जीरात के रूप में ज्ञात हो। तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी जो है वो शामिल है। ठीक है, डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा कितने के तहत मुंडारी खुटकदारी काश्तदारी के अंतरण को प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा कितने के तहत मुंडारी खुटकीदारी काश्तकारी के द्वारा अंतर को प्रतिबंध किया गया है। तो प्रतिबंधित जो किया गया है वो धारा कितने के तहत, वो किया गया धारा 240 के तहत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूमि के लगान में परिवर्तन करने हेतु कौन अधिकृत है। तो भूमि के लगान में परिवर्तन करने हेतु जिला उपायुक्त जो है वो अधिकृत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत लगान का भुगतान जो है वो कैसा होता है। तो लगान का जो भुगतान होता है वो होता है आपका कृषि वर्ष की तिमाही के अंतिम दिन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत आयुक्त के कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है। तो अपील किया जा सकता है आपका उच्च न्यायालय में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंजर भूमि की बंदोबस्ती किस प्रकार की जा सकती है। तो बंजर भूमि की जो बंदोबस्ती की जा सकती है वो किया जा सकता है आपका बंदोबस्त पट्टे द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की प्रक्रिया के संबंध में निम्न से कौन विधि निर्माण करने हेतु अधिकृत है। तो विधि निर्माण करने हेतु अधिकृत जो है वो कौन सा है, तो वो है आपका राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार कोरकर भूमि पर कितने वर्षों तक मालगुजारी नहीं लगाई जाती है। तो मालगुजारी नहीं लगाया जाता कोरकर भूमि पर, तो वह आपका 4 वर्षों तक नहीं लगाया जाता है मालगुजारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया वो है आपका कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस अधिनियम के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियम किया गया था। तो अधिनियम नियमित किया गया था कौन से अधिनियम से, तो भारत परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि CNT, ठीक है, CNT एक्ट को भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के किस धारा के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया था। तो अधिनियमित किया गया था भाग जो है वो धारा 5 के तहत, धारा 5 के तहत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि CNT एक्ट मुख्यतः किस अधिनियम से प्रभावित है। तो CNT एक्ट जो है वो प्रभावित है आपका, वो प्रभावित है बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1897। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन,
सीएनटी एक्ट के उद्देश्य क्या है? तो सीएनटी एक्ट का जो उद्देश्य है वो पहला है कि छोटा नागपुर में भूमि संबंधी विवादों को समाप्त करना, तो ये भी सही है। सेकंड जो ऑप्शन दिया गया है वो है आपका जनजातीय समुदाय के भूमि संबंधी अधिकारों को रक्षा करना, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है आपका कि जनजातियों को भूमि संबंधी मालिकाना हक प्रदान करना, तो ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी जो है वो क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि सीएनटी एक्ट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है? सही कथन बताना है। तो पहला कथन जो दिया गया है वो है आपका कि भारतीय संविधान के 66वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा सीएनटी एक्ट की कुछ धाराओं को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, तो ये सही है। दूसरा जो कथन दिया गया है वो है आपका सेकंड कथन है कि 9वीं अनुसूची में शामिल होने के परिणाम स्वरूप न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, अतः संसद को भी इसे संशोधन करने का अधिकार है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा। ठीक है, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सीएनटी एक्ट की किस धारा के तहत जनजातीय भूमि को हस्तांतरण या विक्रय, उद्योग, खनन एवं कृषि कार्य हेतु गैर जनजातियों को दिया जा सकता है? तो दिया जा सकता है धारा 49, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सीएनटी एक्ट की धारा 49 के संदर्भ में सही कौन सा है? तो सही जो है आपका पहला है कि झारखंड द्वारा वर्ष 2016 में इसे संशोधन किया गया था, तो ये सही है। दूसरा जो दिया गया है वो है आपका दूसरा कथन है कि अब उद्योग खनन कार्यों के अतिरिक्त आधारभूत संरचना, रेल परियोजना, कॉलेज, ट्रांसमिशन लाइन आदि कार्यों के लिए भी सरकार की जमीन ले सकेगी, तो ये भी सही है। थर्ड जो ऑप्शन दिया गया है वो है आपका कि साथ ही सरकार विकास हेतु निगम कंपनियों के लिए जमीन का अधिग्रहण कर सकेगी, तो ये भी सही है। यानी कि सभी कथन क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सीएनटी एक्ट के संदर्भ में सही क्या है? तो सीएनटी एक्ट के संदर्भ में जो सही है पहला दिया गया है वो है आपका फर्स्ट दिया गया कि इस अधिनियम के धारा 71 क के अनुसार किसी जनजातीय भूमि का किसी गैर जनजातीय के अंतरण किए जाने पर इसे वापस दिलाने का प्रावधान किया गया था, तो ये सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो आपका कि इस धारा के तहत क्षतिपूर्ति के द्वारा किसी जनजातीय जमीन को गैर जनजातीय अतिरिक्त किया जा सकता है, तो ये भी सही है। ठीक है, दूसरा कथन सही है। तीसरा दिया गया वो है आपका कि झारखंड सरकार द्वारा वर्ष 2016 में प्रस्तावित संशोधन के द्वारा अब क्षतिपूर्ति के आधार पर ऐसा नहीं किया जा सकेगा, साथ ही जमीन वापसी के मुकदमे एवं ठीक है ये क्या हो जाएगा मुकदमे SR कोर्ट में दायर होंगे, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सभी कथन जो क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि किस वर्ष अवैध भूमि हस्तांतरण की रोकथाम के वैधीकरण हेतु बिहार अधिसूचित क्षेत्र विनियम अधिनियम को पारित किया गया था? तो यह अधिनियम जो था पारित किया गया था 1969 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया था, जिसमें सरकार के सिफारिश को किसी भी परियोजना, खनन या विद्युत हेतु स्थापना हेतु अधिसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों लोगों को विस्थापना होगा, तो होगा आपका विस्थापन न होगा तो होगा 2005 के तहत 2005 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वर्ष 1894 में सार्वजनिक हित के आधार पर भूमि अधिग्रहण करने हेतु भूमि अधिग्रहण अधिनियम पारित किया गया था, तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। तो पहला कथन दिया गया वो है आपका कि इस कानून में सन 2013 में महत्वपूर्ण संशोधन करके इसे भूमि अधिग्रहण पुनर्वास या पुनः स्थापित अधिनियम 2013 किया गया था, तो ये सही है पहला कथन। दूसरा जो दिया गया कथन है वो आपका कि इस अधिनियम में सुरक्षा, उत्पादन, ग्रामीण संरचना विकास, ऊर्जा, आवास, औद्योगिक गलियारा तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत विकास जो था विकास परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण हेतु 70 से 80% भूस्वामी को सहमति प्रदान किया गया था, तो ये भी सही है। तीसरा जो कथन दिया गया वो है आपका ठीक है, तीसरा जो हो जाएगा वो क्या होगा? उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोनों कथन जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास या पुनः स्थापना अधिनियम 2013 के तहत निम्न से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो सही कथन बताना है। ठीक है, तो सही कथन कौन सा है? पहला कथन दिया गया वो है आपका कि ऐसे व्यक्ति को भूमि का स्वामी माना जाएगा, ठीक है, माना गया जिसका नाम भूस्वामी के रूप में दर्ज है, तो ये सही है। दूसरा कथन दिया गया वो है आपका कि वह व्यक्ति जिसने वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकार प्राप्त हो तथा वह व्यक्ति जिससे पट्टा जारी करने का अधिकार हो, तो ये भी सही है। तीसरा कथन दिया गया है वो है आपका कि उपयुक्त दोनों जो है वो क्या है? तो सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सन 1982 से 1986 में छोटा नागपुर कसरतकारी अधिनियम 1908 की धारा 7, 8 और 76 की वैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय में निम्न के आधार पर चुनौती दी जाती है। किसके आधार पर चुनौती दिया जाता है?
तो हम लोग पहला कथन देखते हैं। पहला आपका किसके अंतर्गत महिलाओं की समानता के अधिकार तथा जीवन के अधिकार का अतिक्रमण हो रहा है, यह सही है। दूसरा कथन दिया गया वो है आपका, दूसरा कथन है कि सीएनटी एक्ट 1908 के अंतर्गत एक कन्या खट्टिकीदार को पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार के वंचित कर दिया गया, तो ये भी सही है। तीसरा कथन दिया गया वो है आपका कि यह संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी कथन क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सीएनटी एक्ट में संदर्भ में सीएनटी एक्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर कथन जो है वो कौन सा सही है, सही कथन बताना है। तो पहला कथन दिया गया कि इसमें इसमें अभी तक 26 संशोधन किए गए हैं, तो ये सही है। दूसरा है कि इसमें प्रथम संशोधन 1920 में ईस्वी में तथा अंतिम संशोधन 1995 में किया गया था, तो ये भी सही है। तीसरा जो कथन दिया गया वो है आपका कि इस अधिनियम द्वारा ठेठे बेकारी पर प्रतिबंध लगाया गया तथा लगान की दरें जो है वो कम की गई, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सभी को जो है वो कथन क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि किसी कसरतकारी के हित का उसकी कसरतकारी के उधार स्वरूप दिए गए धन के भुगतान को बंधक रखने हेतु इस शर्त पर अंतरण कि उसके ब्याज के साथ उधार बंधक की कालावधि के दौरान, ठीक है, कालावधि के दौरान कसरतकारी से होने वाले लाभों से वंचित समझा जाएगा, इसे क्या कहते हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार पढ़ते हैं फिर से कि किस कसरतकार के हित का उसकी कसरतकार से उधार स्वरूप दिए गए धन के भुगतान को बंधक रखने हेतु इस शर्त पर अंतरण है कि, ठीक है, इस शर्त पर अंतरण कि उसके ब्याजों के साथ उधार बंधक की कालावधि के दौरान कसरतकारी से होने वाले लाभों से वंचित समझा जाएगा, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, भूगत बंधक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सीएनटी एक्ट के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन बताना है। तो गलत कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। भूत रीति जो है इसके अंतर्गत मुंडारी खुटदारी कसरतकारी आती है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे बोला गया था कि गलत कथन चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सही है, सही बताना है। तो पहला दिया गया कि धारा 4 में कसरतकारों को 4 वर्ग है, ठीक है, तो ये सही है। कौन कौन है, भूधारक, रैयत, दर रैयत और मुंडारी खुटकदारी है, तो ये सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है आपका कि रैयत 3 प्रकार के हो सकते हैं, अधिभोगी रैयत, अनधिभोगी रैयत तथा खुटकदी अधिकार प्राप्त रैयत, ये 3 प्रकार का हो सकता है, तो ये भी सही है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तीसरा ऑप्शन दिया गया सी नंबर कि ऐसा कसरतकारी रैयत जो किसी रैयत के अधीन हो दर रैयत कहलाता है, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सभी कथन जो है वो क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनटी एक्ट के रैयत से संबंधित अध्याय जो है वो क्या है, सीएनटी एक्ट में रैयत से संबंधित अध्याय जो है वो क्या है, अध्याय 4 है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सीएनटी एक्ट के किस धारा में बंदोबस्त रैयतों के ठीक है, अधिभोगाधिकार का उल्लेख है, तो उल्लेख है आपका धारा 19। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, धारा 21 के उल्लिखित भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के निम्न से अधिकार का उल्लेख किया गया है, ठीक है। धारा 21 में उल्लिखित भूमि के उपयोग संबंध में अधिभोगी रैयत के निम्न अधिकारों का उल्लेख है। कौन कौन सा अधिकार का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो पहला अधिकार है, पहला ऑप्शन दिया है कि रैयत अधिभोगाधिकार वाले अपनी भूमि का उपयोग स्थानीय रीति प्रथा द्वारा या उसके बिना किसी कसरतकारी के लिए कर सकता है, तो ये सही है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है वो है आपका कि वह अपनी भूमि का प्रयोग कृषि कार्य हेतु ईंट या कपड़ों, ठीक है, ईंट या खपड़ों के भी निर्माण हेतु, कुएं या खुदाई या बांध या आहारों के निर्माण हेतु कर सकता है, तो ये भी सही है। तीसरा कथन दिया गया है वो है आपका कि व्यापार व कुटीर उद्योग के संचालन के लिए भवन बनाने के संदर्भ में भी अपनी जो है वो प्रयोग कर सकता है, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सभी कथन क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि वृक्षों में अधिभोगी रैयत के अधिकार का उल्लेख सीएनटी एक्ट के किस धारा में अंतर्गत किया गया था, तो ये किया गया धारा 21 के क में किया गया है, ठीक है, धारा 21 के क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा जो है सही नहीं है, तो सही नहीं है ये बताना है। तो यह हो जाएगा आपका डी जो सही नहीं है, अनिधिभोगी रैयत और अधिभोगी रैयत, ठीक है, के जोत का लगभग भिन्न भिन्न होगा, तो ये जो है वो कथन क्या है, तो सही नहीं है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सीएनटी एक्ट में जोतों और भूधृतियों के पट्टे और अंतरण का उल्लेख किस अध्याय में है, तो अध्याय 8 में है, ठीक है। किसका उल्लेख है, तो अध्याय 8 में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन,
सीएनटी एक्ट की किस धारा के तहत प्रत्येक रैयत अपने भूस्वामी के एक पट्टा पाने का हकदार होगा, जिससे उसके जोत की भूमि का परिमाप और सीमाएं, लगान की रकम, पट्टे का कोई भी जो है वो क्या होगा, विशेष शर्त जो है, विशेष शर्त आदि से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख होगा। वो कौन से धारा में उल्लेख है, तो ये आपका धारा 44 में इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सीएनटी एक्ट के किस धारा में भूहारी भूधृति, ठीक है, भूधृति के अंतरण प्रतिबंध का उल्लेख है, तो प्रतिबंध का उल्लेख है वो धारा 48 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, तो सही कथन बताना पहला है कि सीएनटी एक्ट के अध्याय 9 में लगान के बारे में साधारण उपबंध है, तो ये सही है। दूसरा कथन दिया गया वो है आपका कि धारा 52 के अनुसार ठीक है, अविधारी द्वारा लगान का भुगतान कृषि वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत में 4 किस्तों में किया जाएगा, तो ये भी सही है। ठीक है, तीसरा कथन दिया गया वो है आपका कि धारा 53 के अनुसार लगान का भुगतान माल कचहरी में डाक मुद्रा, ठीक है, मुद्रा देश द्वारा उपायुक्त के माध्यम से किया जा सकता है, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी कथन क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सीएनटी एक्ट के किस धारा में लगान के बकाये का कसरतकारी पर प्रथम भार होने का उल्लेख है, तो प्रथम भार होने का उल्लेख है किस धारा में, धारा 60 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सीएनटी एक्ट की किस धारा में वस्तु के देय लगान का रूपांतरण का उल्लेख है, तो उल्लेख है आपका धारा 61 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, तो सही कथन बताना है। पहला कथन दिया गया है वो है आपका, फर्स्ट जो कथन है वो दिया गया है कि सीएनटी एक्ट की धारा 63 में भूस्वामी द्वारा लगान के अतिरिक्त अवैध रकम वसूलने पर भूस्वामी 6 मास कारावास और 500 रुपये का जुर्माना देने का दोनों का दंड भी होगा, ये पहला सही है। दूसरा जो कथन दिया गया वो है आपका कि धारा 63 के क में बंजर भूमि का बंदोबस्त पट्टे पर किया जाने का उल्लेख है। यह पट्टा 2 प्रतियों में तैयार कर एक प्रति संबंधित रैयत और दूसरी प्रति जिले के उपायुक्त को भेज दिया जाएगा, तो ये भी सही है। तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है वो है आपका थर्ड ऑप्शन है कि धारा 63 के ख के अनुसार बंदोबस्ती किसी भूमि पर बंदोबस्त की तारीख में 5 वर्षों की समयावधि तक खेती नहीं की गई हो तो जिले का उपायुक्त ऐसी भूमि का बंदोबस्त रद्द करने का पुनः जो है वो क्या किया जाएगा, तो पुनः बंदोबस्त करने हेतु स्वतंत्र होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। सभी जो है वो क्या है, तो सही है, उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, सही कथन बताना है। पहला है कि सीएनटी एक्ट की धारा 80 के सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति का उल्लेख है, तो ये पहला कथन जो सही है। दूसरा कथन दिया गया है और आपका किस राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र संपदा या भू अधिवृत्ति का सर्वेक्षण कराने तथा उसका अधिकार अभिलेख तैयार कराने का आदेश देती है, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त दोनों जो है वो क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि जल के विषय में सर्वेक्षण कराने तथा अधिकार अभिलेख तैयार करने तथा राजस्व अधिकारी के आदेश का उल्लेख सीएनटी एक्ट के किस धारा में है, तो सीएनटी एक्ट के धारा जो है 82 में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है, मिलान करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो दिया गया आपका फर्स्ट में क्या है कि धारा 86 किससे संबंधित है, तो लगान पूर्ण, ठीक है, पूर्ण धारण के दौरान उठने वाले विवाद मामले में, तो ये सही है, ठीक है, ये सही मिलान किया गया, ठीक है। सेकंड जो दिया गया ऑप्शन वो है आपका सेकंड है कि धारा 87 के संबंधित है, तो धारा 87 से संबंधित है राजस्व अधिकारी के समक्ष वादों का संस्थिति किया जाना, तो ये सही है, ठीक है। तीसरा जो दिया गया वो है आपका कि धारा 91, तो ये इसी से संबंधित है। अधिकार व अभिलेख के आदेश के अंतिम प्रकाशन के पश्चात 6 माह तक क्या होगा, तो 6 माह तक जो है उपायुक्त या सिविल न्याय द्वारा रोका नहीं जा सकेगा, तो ये सही है, ठीक है। डी ऑप्शन दिया गया हुआ है आपका कि धारा 92 किससे संबंधित है, तो इसी से संबंधित है, ठीक है। तो अधिकार अभिलेख संबंधी विषयों में न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन, ठीक है। यानी कि ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, जो दिया गया था सामने सामने ही मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सीएनटी एक्ट की किस धारा के तहत कोई कृषक किसी अन्य व्यक्ति के प्रत्यक्ष कब्जे वाले बगीचे, कृषि भूमि या वास भूमि को कोड़कर परिवर्तित नहीं कर सकता है, तो नहीं कर सकता है धारा किसके तहत, धारा 66 के तहत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन असत्य है, ठीक है, तो असत्य कथन बताना है। पहला कि सीएनटी एक्ट की धारा 67 के क में कोड़कर संपत्ति, ठीक, कोड़कर
परिवर्तित भूमि के लगान निर्धारित का उल्लेख है, तो ये सही है पहला। दूसरा कथन दिया गया है यहाँ पे कि कोड़कर के बदले जाने, ठीक है, कोड़कर के बदले जाने के बाद प्रथम कृषि वर्ष की फसल कटाई के 4 वर्ष बाद तक लगान नहीं देना होगा, यानी कि दूसरा भी सही है। तीसरा दिया गया हुआ है आपका कि 4 वर्ष की अवधि के उपरांत कोड़कर भूमि पर लगान की दर गाँव में तृतीय वर्ग की धनहर भूमि के लिए प्रचलित दर के अनधिक इस दर के अधिक नहीं होगा, ठीक है, आधे से अधिक नहीं होगा, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी होएगा, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, सभी क्या है तो सही है। बोला गया था कि सत्य कौन सा है, तो कोई भी नहीं है, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीएनटी एक्ट की धारा 68 के काश्तकार को किस विक्रिया के आदेश पर सिवाय उसकी काश्तकारी के बेदखल नहीं किया जा सकता है, किसके आदेश पर, तो जो है आपका उपायुक्त के आदेश पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि सीएनटी एक्ट के किस धारा में रैयत द्वारा भूमि के अभिपण्य का उल्लेख है, तो अभिपण्य का उल्लेख है धारा 72 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सीएनटी एक्ट के किस धारा में रैयत द्वारा भूमि के परित्याग का उल्लेख है, तो भूमि का परित्याग का उल्लेख है धारा किसमें, तो धारा जो है आपका 73 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सीएनटी एक्ट के किस अध्याय में अधिकार अभिलेख और लगाने के, ठीक है, लगानों के निर्धारण का उल्लेख है, ठीक है, सीएनटी एक्ट के किस अध्याय में अधिकार अभिलेख और लगानों के निर्धारण का उल्लेख है, तो उल्लेख है आपका अध्याय 12 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सीएनटी एक्ट के किस अध्याय में उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों को न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख है, तो न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख है अध्याय 16 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा कथन सही है, सही कथन बताना है। पहला कथन दिया गया कि धारा 135 अधीन वादों तथा आवेदनों की सुनवाई हेतु उपायुक्त अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी भी स्थान पर न्यायालय जो है वो लगा सकेगा और तथा प्रत्येक सुनवाई और विनिश्चय खुले न्यायालय में होगा, तो ये सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है आपका सेकंड जो ऑप्शन दिया गया कि धारा 136 के अधीन वाद या आवेदन जिले के राजस्व कार्यालय में उप कलेक्टर के कार्यालय तथा सक्षम राजस्व अधिकारी के कार्यालय में दिया जा सकेगा, तो ये भी सही है। तीसरा कथन दिया गया है वो है आपका कि ये दोनों हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक, उपरोक्त तो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सीएनटी एक्ट की किस धारा में उपायुक्त की डिक्रियों और आदेशों को लागू किए जाने का उल्लेख है, तो लागू किए जाने का उल्लेख है धारा 180, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि सीएनटी एक्ट की किस धारा में उपायुक्त द्वारा जारी किसी आदेश को लागू करने की कुर्की और विक्रय से छूट का प्रावधान है, तो छूट का प्रावधान है धारा 186 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि सीएनटी एक्ट की किस धारा में कृषक को बेदखल या कब्जा दिलाने के उपायुक्त के आदेशों के निष्पादन का उल्लेख है, तो निष्पादन का उल्लेख है धारा 194, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सीएनटी एक्ट के किस अध्याय में ठीक है परिसीमा का उल्लेख है, तो परिसीमा का उल्लेख है अध्याय 17 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सीएनटी एक्ट के धारा 240 में मुंडारी खुटकी दारी काश्तकारियों के अंतरण का प्रतिबंध के संदर्भ में निम्न में कथन कौन सा सही है, तो सही कथन बताना है। पहला कथन दिया गया है वो है आपका कि कोई मुंडारी खुटकदारी अभिधृति या उसका भाग न्यायालय के डिक्री या आदेश के निष्पादन में विक्रय द्वारा हस्तांतरित होगा, तो ये सही है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है वो है आपका कि मुंडारी खुटकदारी अभिकृति या उसके किसी भाग का कोई बंधक जो भूगत बंधक के रूप में 7 वर्षों से अधिक न हो और विद्यमान नहीं होगा, ये भी सही है। तीसरा जो कथन दिया गया वो है आपका कि किसी मुंडारी खेतहारी को रैयत के रूप में खेती करने हेतु दिया गया हो, इसके सिवाय मुंडारी खुटकी दारी अभिकृत या उससे किसी भाग का कोई भी पट्टा अधिमान्य नहीं होगा, तो ये भी सही है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सभी कथन जो है क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन कि कोई मुंडारी खुटकदारी अपने भूस्वामी की सहमति के बिना भी काश्तकारी का या संपदा के भलाई हेतु निम्न प्रयोजनों के लिए अंतरण कर सकेगा, ठीक है, तो कर सकेगा किसके अंतर्गत, तो पहला कथन है कि किसी खैराती धार्मिक या शैक्षिक प्रयोजन से, ये सही है। दूसरा है आपका दूसरा ऑप्शन दिया गया कि विनिर्माण या सिंचाई के प्रयोजन से अथवा ऐसे किसी प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि तथा पहुंचने के लिए, ये भी सही है। तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है वो है आपका कि ऐसे उक्त प्रयोजनों का उल्लेख धारा के 241 में किया गया, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है
संयुक्त भूस्वामी का उल्लेख सीएनटी एक्ट के किस धारा में है? तो सीएनटी एक्ट के धारा जो है वो 257 में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि साक्षियों द्वारा दस्तावेजों के पेश किए गए जाने का उल्लेख सीएनटी एक्ट के किस धारा में है? तो सीएनटी एक्ट के धारा 263 में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 103 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रक्रिया लागू करने के संबंध में नियम बनाने की शक्ति का उल्लेख सीएनटी एक्ट के किस धारा में? तो सीएनटी एक्ट के धारा 265 में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो हम लोग चैप्टर नंबर 25 जो है इस वीडियो में हम लोग वो जो है समाप्त कर चुके हैं 103 क्वेश्चन। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।